हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक पूरे नए जोश नए उत्साह के साथ फिर से हाजिर हुआ हूं आप सभी लोगों के सामने। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। अब आपके एकेडमिक्स के बच्चे हुए होते हैं जो आपके 11th एंड 12th का, जो आपके लिए पता है कि कॉमर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स स्ट्रीम के जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी हुआ, बिजनेस स्टडीज हुआ एंड इकोनॉमिक सेक्शन हुआ, कि आज के समय के बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, जहाँ पे सारे उनके जितने तरीके के इंफॉर्मेशन हों, अकाउंटेंसी के, अकाउंट्स के, आपके जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ हैं एंड इकोनॉमिक्स हैं, इन सबको अच्छे से कवर करने के लिए एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है, एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को, उस पूरे आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स सेक्शन को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए एक ऐसे टीचर को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगी, आपको अच्छे तरीके से कोचिंग करेंगी, अच्छे तरीके से कहां पे निशाना लगाना है, सही कॉन्सेप्ट, सही क्वेश्चन सबको बताएंगी। तो टीटी एकेडमी पे एक नए प्लेटफॉर्म पे जुड़ने जा रही हैं आपकी स्मृति मैम, जो कि आपको अच्छे तरीके से अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, कॉमर्स स्ट्रीम का पूरे अच्छे तरीके से सेक्शन को कवर करने वाली हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन को अच्छे से कवर करेंगी। सो मैडम का स्वागत है। आइए मैम, प्लीज वेलकम टू टीटी एकेडमी। तो आज से मैम आपको कॉमर्स सेक्शन का कोर्स कवर करेंगी। अच्छे तरीके से आप लोग देखिए कौन से चैप्टर क्रॉनिकल ऑर्डर में बिजनेस सेक्शन को स्टार्ट करने वाले, बिजनेस स्टडीज आपका, उसके बाद फिर क्या है आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सारी क्लासेस जैसे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स हैं हटे हुए हैं, जो नए जुड़े हुए हैं, जो आपके सारे सिस्टम को अच्छे तरीके से देखेंगी। सो अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, मैडम से ज्ञान अर्जित कीजिए। गुड लक ऑल ऑफ यू। ओके मैम, स्टार्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं स्मृति। आज मैं स्टार्ट करूंगी कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़। सीबीएसई बोर्ड में इस सब्जेक्ट को बिजनेस स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है और आईएससी बोर्ड में इस सब्जेक्ट को कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। थ्योरेटिकल पेपर है ये आप सबका। इसमें बिजनेस रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस करने के पीछे क्या कारण है, ठीक है, क्या पर्पस है, What is the reason behind doing any business? बिजनेस से मतलब होता है doing some work, ठीक है। एंड नेचर है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसका तरीका क्या है, मतलब वो किस तरह का काम आप कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस यू कैन इन्वॉल्व इन, ठीक है। आप बहुत तरीके के काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बहुत तरीके के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप का बिजनेस का क्या तरीका है, क्या टाइप है, ये बताएगा नेचर, ठीक है। एंड पर्पस बताएगा व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड डूइंग योर वर्क, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपको पता है एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी रोज जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम, ताकि हम अपनी जो है लाइवलीहुड जो है सर्वाइव कर सके, ताकि हम जो है अर्न कर सके, अपने लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए अर्न कर सके। मैन इज ऑलवेज बिजी विथ सर्टेन एक्टिविटीज ड्यूरिंग हिज लाइफ इन ऑर्डर टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ठीक है। हर इंसान अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो भी कुछ पैसों की जरूरत है उसको अर्न कर सके, उसको अर्न करने के लिए किसी ना किसी वर्क में खुद को इन्वॉल्व रखता है, ठीक है। ब्रॉडली द ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं टू अर्न आवर लिविंग, वो 2 तरीके की एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, ठीक है।
द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम पैसे कमा सके, या तो पैसे से रिलेटेड कुछ, मतलब जो कि पैसे के बराबर की कीमत रखता हो, ठीक है। एंड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यहाँ पे दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो इन्वॉल्व योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर हम कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं तो दैट एक्टिविटी इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, पैसों के लेन देन को बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एग्जाम्पल, रनिंग अ फैक्ट्री, ठीक है। जैसे हम कोई फैक्ट्री जो है चला रहे हैं जिसमें हमारे फैक्ट्री में किसी भी तरह के प्रोडक्शंस हो रहे हैं। रिटेल शॉप्स कैसे होते हैं, जहां से कंज्यूमर जाके अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं ताकि वो डायरेक्टली वो चीजें, वो गुड्स को कंज्यूम कर सके, अपने डेली यूज के लिए कर सके। रिटेलर शॉप में आपको फिनिश गुड्स मिलेंगे, ठीक है। कल्टीवेटिंग लैंड मतलब जैसे हमने लाइक फील्डिंग वगैरह की, फार्मिंग की, एटसेट्रा, ठीक है। एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म टू अर्न मनी और मनीज वर्थ, ओके। जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो, जिन एक्टिविटीज को हम जो है मनी के इन्वॉल्वमेंट में कर रहे हैं उन्हें ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए ही परफॉर्म करते हैं ताकि हमें बदले में पैसे मिले, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, वेल्थ मीन्स मनी, ओके। सेकेंड, दीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो भी हमारी जरूरतें हैं, वांट्स है, नेसेसिटी वांट्स, लग्जूरियस वांट्स, जैसी भी वांट्स है हमारी, उन वांट्स को हम फुलफिल कर सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपनी लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करके पैसे अर्न करेंगे, मनी अर्न करेंगे, देन ओनली वी कैन बी एबल टू सेटिस्फाई आवर ह्यूमन वांट्स, ठीक है। हमारी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए वी नीड मनी, ओके। द नेसेसिटी वांट्स होते हैं जैसे क्लोथ, फूड, शेल्टर, ठीक है। तो ये तीन हमारे नेसेसिटी वांट्स हो गए। फिर उसके बाद आते हैं लग्जरियस वांट्स, जैसे हमें बड़ा घर चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कार चाहिए। दीज आर द लग्जरियस वांट्स वी नीड, ओके। द थर्ड पॉइंट इज दे आर परफॉर्म विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी, ओके। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इसी होप में परफॉर्म करते हैं कि हमें इन रिटर्न मनी मिले, ठीक है। वी विल गेट समथिंग इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। पैसे या तो पैसे के इक्वल कुछ ऐसी चीजें, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इट एक्ट एज अ बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उससे सिर्फ सिंगल इंसान को ही नहीं जो है बेनिफिट होता है पैसों का, हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे प्रोडक्शन में अपना तो फायदा है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अर्न होगा ही मनी, पर सोसाइटी की बेनिफिट्स कैसे होगी। जैसे कि हम एम्प्लॉयमेंट्स देंगे लोगों को, लेबर रखेंगे, मशीन्स वगैरह चलाने के लिए लेबर रहेंगे, तो इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो हम दूसरों को भी काम दे पाएंगे। दूसरा, जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो
पब्लिक के लिए बना रहे हैं, ताकि पब्लिक अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए उस प्रोडक्ट्स का यूज करे। और जैसे आपको पता ही है कि प्रोडक्ट्स जो है हमारे नेशनल इनकम के लिए यूज ही होता है, कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम करने के लिए। तो ठीक है, तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी से ही होता है, ठीक है। वॉट एवर एक्टिविटी वी परफॉर्म इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते फॉर द वेलबींग ऑफ समवन एल्स, ठीक है। हम किसी की अच्छाई के लिए, किसी की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, जहां पे हमारा जो है मोटिव पैसा अर्न करना नहीं है, ठीक है। हमारा मोटिव है टू हेल्प अदर। हम ऐसी कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर एनी रिवॉर्ड बट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अपने खुद के पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए हमारा मन है कि हम किसी को हेल्प करें, एंड दैट हेल्प कुडंट इन्वॉल्व ऑफ जैसे वो मदद में हमें कोई फायदा नहीं चाहिए, हमें कोई मनी बेनिफिट नहीं चाहिए, मॉनिटरी बेनिफिट नहीं चाहिए। तो वैसे हेल्प के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, जहां पे हम पैसों के एक्सपेक्टेशन से काम नहीं कर रहे, किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से काम नहीं कर रहे हैं। वो जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अस ओनली टू हेल्प अदर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अ मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन। अब जैसे कि आपको पता है कि हर माँ अपने बच्चों का देखभाल करती हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मदर जो है बच्चों से सैलरी लेती हैं या वेजेस लेती हैं कि हम आपका ध्यान रखते हो तो आप हमें वेजेस दीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम निस्वार्थ होके हर माँ अपने बच्चों का सेवा करती है, तो दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ हाउसवाइफ कुक्स फूड फॉर द फैमिली। जैसे कि हर एक हाउसवाइफ अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, तो क्या वो खाना बनाने का पैसा लेती है? नहीं, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है कि मेरे घर के लोग खाए पिए खुश रहें, ठीक है। विजिटिंग टेम्पल्स, जैसे हम टेम्पल्स जाते हैं, हम क्यों जाते हैं टेम्पल्स? भगवान में आस्था है, फेथ है, हम अपने फेथ की सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं। हमें भरोसा है कि वॉट एवर प्रॉब्लम एंड वॉट एवर ट्रबल वी आर हैविंग, हम टेम्पल जाएंगे, हम भगवान के मंदिर जाएंगे, हम गुरुद्वारा जाएंगे, चर्च जाएंगे, तो हमारा जो है फुलफिल होगी वो चीज़ें, हमारी इच्छाएं, हम इसलिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा भगवान पे फेथ है। तो ये हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी आ जाएंगे। जैसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो लोगों को मदद करते हैं, वैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, एनजीओ, नॉन गवर्नेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ वगैरह होते हैं, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है टू हेल्प अदर्स, ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं टू अर्न मनी और मनी इज वर्थ, ओके। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम मॉनिटरी बेनिफिट्स पा सके, या मॉनिटरी बेनिफिट्स के इक्वल कुछ हमें बेनिफिट मिले। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो अपने पर्सनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। मतलब हमें अपनी इच्छा होती है कि हम लोगों की मदद करें, तो उस मदद करने के से या अपने खुद की कुछ पर्सनल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए से हमें भगवान पे भरोसा है, हमें कोई दिक्कत आई है तो हमें लगता है कि हमें मंदिर जाना चाहिए। मंदिर गए, वहां पे हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, बट हमारा पर्सनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन फुलफिल होता है, ठीक है। हमें ये पता कि हम वहां मंदिर होके आए तो भगवान अब हमारी जो भी ट्रबल है, जो भी दिक्कतें हैं, वो सॉल्व कर देंगे, तो इसलिए हम मंदिर गए, ओके। द सेकेंड पॉइंट डिफरेंस इज कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी फॉर्म बट
जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको हम जब भी परफॉर्म करेंगे हम उसको मनी के फॉर्म में नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि हम उसको पैसों के लिए करते भी नहीं है परफॉर्म, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्चुअली में जैसे जितना काम करेंगे उतना रिटर्न में वी वांट मनी, ठीक है, हमें रिटर्न में मनी चाहिए। जैसे टीचर जितने घंटे पढ़ाएंगी या जैसे भी हिसाब से पढ़ाएंगी, टीचर टेक देयर ट्यूशन फीस। डॉक्टर्स जैसे भी पेशेंट्स को देखेगा, जितने भी पेशेंट्स को देखेगा, अपने पेशेंट से जो है विजिटिंग फीस लेते हैं। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, ओके। हमने लॉयर्स के पास गए, हमने लॉयर से जो है कोई मुकदमा करवाया, तो उसके लिए वो फीस चार्जेस करते हैं। दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसों के लिए नहीं परफॉर्म करते। वी ओनली परफॉर्म नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हम अपने अंदर के सेटिस्फैक्शन के लिए ये परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमें पैसों की कोई भी लेन देन नहीं होता। तो जब लेन देन ही नहीं है पैसे का, तो वी कैन नॉट मेजर दोज एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ मनी, ओके। द थर्ड डिफरेंस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी is money is the reward in economic activity, money is the reward। economic activity जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो as a reward हमें पैसे मिलते हैं, we gain money, ओके। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें पैसे नहीं मिलते हैं। what we gain satisfaction, हमें satisfaction मिलता है, ठीक है, moral satisfaction मिलता है। मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें, ओके। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने टाइप्स होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने का प्रोफेशन, लाइक क्या इंसान का काम करने का तरीका। जैसे प्रोफेशन है कि क्या आपका प्रोफेशन है। प्रोफेशन, द टर्म प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन which involves the rendering of personal service of a special and expert nature based on professional knowledge, education and training. Examples: doctors, lawyers, teachers, CA, etc. Okay, professions होता है जैसे हमारा ऑक्यूपेशन जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारा स्पेशल नॉलेज, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने कोई स्पेशल एजुकेशन लिए, स्पेशल डिग्रियाँ लिए, ट्रेनिंग ली है, और हमारे पास प्रोफेशनल नॉलेज हो। जैसे लॉयर प्रोफेशन होता है, डॉक्टर प्रोफेशन होता है, टीचर प्रोफेशन होता है। ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत होती है, ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर वी नीड MBBS डिग्री, बीइंग अ टीचर वी नीड B.Ed डिग्री, बीइंग अ लॉयर वी नीड LLB डिग्री। तो एक स्पेशल नॉलेज और स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज इन प्रोफेशंस, इन ऑक्यूपेशंस, ठीक है। तो अभी फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फर्स्ट प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनल्स रेंडर पर्सनल सर्विस ऑफ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक डिग्रियां होती हैं उस प्रोफेशन की सर्विसेज को रेंडर करने के लिए, उस प्रोफेशन की सर्विसेज को देने के लिए, वो परफॉर्म करते हैं स्पेशल या एक्सपर्ट नेचर के। जैसे कि आप लॉयर के पास क्यों जाते हो, कुछ लीगल एडवाइस चाहिए हो, या लीगल कोई सूट है, कोई केस है लड़वाने के लिए, तो आप लॉयर के पास जाते हो। वाई यू नीड डॉक्टर, यू नीड डॉक्टर क्योंकि आपको मेडिसिन चाहिए, यू आर इल, यू आर सिक, ठीक है। अपने आप को ठीक करने के लिए वी गो टू डॉक्टर। तो डॉक्टर अपने स्पेशल और एक्सपर्ट नेचर से आपका इलाज करेंगे। टीचर, हम स्कूल जाते हैं, टीचर्स के पास पढ़ने जाते हैं क्योंकि वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फीचर यही है कि वो एक स्पेशल और एक्सपर्ट टाइप का जो है सर्विस हमें देते हैं जो कि पर्सनल होती है। दे प्रोवाइड यू पर्सनल सर्विसेज, ओके। सेकेंड फीचर है इनकम फॉर द प्रोफेशनल्स, द फीस
फॉर देयर क्लाइंट्स। ठीक है, जो भी प्रोफेशनल्स की इनकम होती है लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, इन सब की ट्यूशन टीचर्स, ट्यूटर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इन सारे लोगों के लिए इनकम का सोर्सेस क्या है? दे हैव फीस एज देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो जो भी जब भी हमें सर्विस चाहिए हम इनके पास जाते हैं तो वी नीड टू पे फीस टू देम। ठीक है, ताकि हम उनको फीस पे करते ताकि वो हमें पर्सनल सर्विसेज रेंडर करें, वो हमें अपनी पर्सनल सर्विसेज दें। तो जो भी फीस हम पे करते हैं उन्हें पर्सनल सर्विसेज के लिए, वही फीस उनका सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है। थर्ड, एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज नेसेसरी। कोई भी प्रोफेशन परफॉर्म करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव द स्पेशल डिग्री, स्पेशल नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। एक एडवांस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे बीइंग अ डॉक्टर यू नीड एमबीबीएस डिग्री। ठीक है, विदाउट एमबीबीएस डिग्री यू कांट बी डॉक्टर, यू कांट गिव सर्विसेज। लाइक आप अपने मरीज को नहीं देख सकते हो, आप उनका दिक्कत नहीं दूर कर सकते हो इफ यू डोंट हैव स्पेशल डिग्री इन एमबीबीएस। ओके, जैसे बैचलर ऑफ सर्जरी चाहिए, एमबीबीएस चाहिए। अब वैसे एलएलबी के लिए हमें अब वैसे हमें लॉयर्स के लिए, बीइंग अ लॉयर वी नीड एलएलबी डिग्री। ओके, तो एक प्रोफेशनल सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए यू नीड एडवांस लेवल ऑफ डिग्री, knowledge and training. Okay, the fourth features of profession is professionals are the members of a professional body. जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे लॉयर्स आर द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ बार। ठीक है, डॉक्टर्स का अपना खुद का एक ग्रुप होता है, एक उनका अपना खुद का जो है वो होता है। जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक अपना प्रोफेशनल मेंबर है, बॉडी है, मेंबर प्रोफेशनल बॉडी है। लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है। सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। इसी तरीके से हर एक प्रोफेशन के लिए अपना अपना प्रोफेशनल बॉडी होता है। ओके, तो ये दो फीचर्स हो गया। सेकेंड क्या है टाइप? सेकेंड टाइप है एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की फर्स्ट टाइप थी, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोफेशन के थ्रू भी प्रोफेशन के थ्रू कर सकते थे। अब जो होता है एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस, इट इज डिफाइंड एज अ ह्यूमन ऑक्यूपेशन इन विच द एम्प्लॉय अर्न्स वेज और सैलरी बाय वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे एज एन ह्यूमन ऑक्यूपेशन हम जो है कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है, उनके कंट्रोल में काम कर रहा है, सैलरी और वेजेस पे। वो ये फीस नहीं है, फीसेस आर जो प्रोफेशनल्स होते थे वो फीस लेते थे, या जब भी हम एम्प्लॉयमेंट और सर्विस की बात करेंगे तो हमें सैलरी या वेजेस मिलेगा। ठीक है, एज अ रिटर्न, और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा। ठीक है, और प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे यू हैव टू डू द वर्क। ठीक है, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम नहीं करते हो तो शायद आपको वेजेस और सैलरी नहीं प्रोवाइड होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस दो एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दो की होती है, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। ओके, अब जैसे कि होता है एग्जाम्पल अ क्लर्क इन एन ऑफिस, किसी ऑफिस में कोई क्लर्क की जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, सर्विसेज में आएगा, बिकॉज ये इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उनको सैलरी एज अ रिटर्न मिलती है। ठीक है, अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर, कोई भी लेबरर काम कर रहा है, दे आर द एम्प्लॉय, क्योंकि उनको वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट चार्जिंग फीस। तीसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है बिजनेस। ठीक है,
कि हमको जो है हमको पैसे अर्न करने के लिए हमने अपना खुद का कोई बिजनेस खोल लिया है, या कोई बिजनेस इज डिफाइंड एज द रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज with an intention to earn profit which involves the creation of wealth। ठीक है, बिजनेस का सरल मतलब ये है कि बार बार बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो, बार बार अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बार बार वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। ठीक है, और ये सारे कार्य करने के पीछे सिर्फ एक ही हमारे पास इंटेंशन हो, एक ही हमारे पास एम हो, एंड दैट एम एंड दैट इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना, ताकि हम अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सके, ताकि हम अपने धन को बढ़ा सके, टू इंक्रीज वेल्थ, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर हम एक बार बाइंग एंड सेलिंग करते तो दैट डजंट नोन एज, इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। बिजनेस का मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली कोई कार्य होता रहे। ठीक है, जैसे हम कंटिन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में हैं तब तो वो बिजनेस है। अगर एक बार के लिए हमने कोई चीज खरीद के किसी को बेच दी तो वो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हम कोई भी चीज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट प्रोडक्शन, दैट मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, कि बार बार हम वो चीजें बनाएं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए कि हम प्रॉफिट जो भी अर्न करेंगे, प्रॉफिट उससे हमारी वेल्थ बढ़ेगी, तब तो ये बिजनेस है। अगर हम कोई भी काम, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ एक बार के लिए कर रहे हैं तो दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी नोन एज, उसको बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या हो गए बिजनेस के? फैक्ट्री, रिटेल शॉप, कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स एटसेट्रा, ये सारे चीजें बिजनेस हुई। ठीक है, फैक्ट्री एज यू नो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में। रिटेल शॉप वो शॉप है जहाँ से कंज्यूमर डायरेक्टली दुकान में जाके सामान खरीद के अपने पर्सनल यूज में वो सामान यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कमीशन एजेंट्स होते हैं जो बिचौलिया टाइप होता है, मिडिल मैन, जो कोई भी काम को कमीशन के लिए करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमने कोई काम एक बार कमीशन के लिए किया तो हम बिजनेस में आ गए, नहीं, हमारा काम ही है कि हम किसी दूसरे का काम पूरा करवा के उनसे एज अ कमीशन लेंगे और वो कमीशन हमारा सोर्स ऑफ इनकम होगा, और ये हम कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे करें। ब्रोकर्स मिडिलमैन होते हैं, ये भी कमीशंस के लिए काम करते हैं एटसेट्रा, ये सारे जो है बिजनेस होता है। अब बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तो बिजनेस का ये है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट और ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड। ठीक है, हम बिजनेस इसीलिए करते हैं ताकि हम पैसे अर्न कर सके, टू अर्न प्रॉफिट, ताकि हमारा जीवन बसर हो सके। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी आपका बिजनेस है, वो उस बिजनेस से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए, या कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, रिपीटेड फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्शन फॉर्म में हम इन्वॉल्व है, तब तो वो बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। इन ऑर्डर टू ऑफर द गुड्स फॉर कंजम्पशन दे मस्ट बी ईदर प्रोड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, हमें किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लेन देन में इन्वॉल्व होना, ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होना, ये तभी पॉसिबल है कि जब हम तो या तो प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं या तो कोई और प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे लेकर आ रहे हैं, और तब हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, गुड्स के भी कई प्रकार है। कंज्यूमेबल गुड्स जो कि फिनिश गुड्स होते हैं, जो कस्टमर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, कस्टमर्स करते हैं, कंज्यूमर्स मतलब कस्टमर्स, जैसे हम जैसे लोग, जैसे ब्रेड हुआ, आटा हुआ, ठीक है, कार हुई, हम कार लेंगे ना, हमें कार चाहिए तो कार लेंगे। ऐसा नहीं है ना कि हम कार के एक्सेसरीज लेंगे, 4 टायर कहीं से निकलवा लिया, स्टील निकलवा लिया तो हम घर पे कार बना रहे हैं असेंबल करके, ऐसा नहीं है ना। तो हमको तो कार चाहिए ना, कंज्यूमर गुड्स
जो कि कंज्यूमर गुड्स कहलाता है। इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जो कि सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं या तो रॉ मटेरियल होते हैं, मतलब कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल सामान या तो आधे बने स्थिति में हो या तो वो पूरे के पूरे रॉ मटेरियल्स हो। ठीक है, उसमें सेमी फिनिश्ड गुड्स भी होते हैं, मतलब कि एक कंपनी ने उसको एक दो स्टेप्स में बना दिया है, आगे के स्टेप्स बनाने के लिए वो दूसरी कंपनी उसको खरीदेगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स और कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्विसेज इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर्स इन सच एज ट्रांसपोर्टेशन। सर्विसेज में क्या क्या होती है? सर्विसेज होती है जो हम कंज्यूमर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज ये सर्विसेज में आती है। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज जो भी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड होती है ये सारी चीजें सर्विसेज होती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज होती है, इंश्योरेंस सर्विसेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सर्विसेज में आती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टैंजिबल चीजों का आदान प्रदान नहीं है। कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं जो कि टैंजिबल गुड्स होते हैं, पेन, सोप, शुगर एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं स्टील, जैसे इंडस्ट्रीज को कार बनानी है तो वो स्टील कंपनी से जाके स्टील खरीदेंगे, टायर कंपनी से जाके टायर खरीदेंगे और वहां पे अपनी फैक्ट्री में असेंबल करके कार बनाएंगे। ठीक है, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सारी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स होते हैं मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस तभी बिजनेस कहलाएगा जब वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान हो, ट्रांजैक्शन हो, या तो बेचा जा रहा है या तो एक्सचेंज किया जा रहा है। बेच रहे हैं तो फाइनल कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, या तो फिर हम कंपनी को बेच रहे हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में उस चीज को यूज करेंगे। सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हम बेच सकते हैं। ठीक है, देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। सेलर एंड बायर का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पर्सनल यूज इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो इसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। बिजनेस भी तभी माना जाएगा जब हम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कॉमन पीपल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल, कुकिंग फूड फॉर द फैमिली इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, जो भी हम घर पे खाना बनाते हैं अपने परिवार के लिए उसको बिजनेस नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर हम टिफिन सर्विसेज दे रहे हैं तो वो बिजनेस है, अगर हमारा रेस्टोरेंट है तो वो बिजनेस है। ठीक है, कैफे है तो वो बिजनेस है, ढाबा टाइप है तो वो बिजनेस है। ठीक है, बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू द अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इज अ बिजनेस। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज रेगुलर डीलिंग। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आप इन्वॉल्व हैं, अगर ये काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, वन टाइम या टू टाइम नहीं है कि एक बार आपने खाना बना के दूसरों को बेच के बेचा तो ये रेस्टोरेंट नहीं, ये बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन या सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ रिपीटेड फॉर्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चले। बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ और परचेज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। जैसे कि बताया कि एक बार कोई भी चीज खरीदने या बेचने से आप बिजनेस नहीं हो जाएगा। बिजनेस तभी माना जाएगा जब कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स जो है आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, रिपीटेड फॉर्म में कर रहे हैं तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और टू अर्न मनी। ठीक है, उसके पीछे मोटिव है टू अर्न मनी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज सेलिंग ओल्ड कार इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। कोई भी इंसान मान लो अपनी पुरानी कार बेच रहा है तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी पुरानी कार बेच रहा है, शायद पुरानी खराब हो गई है तो उसको बेच के नहीं लेना चाहता होगा, तो इसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का अर्निंग प्रॉफिट, जो कि सबसे मेन मोटिव होता है बिजनेस का।
हम बिजनेस करते हैं इसलिए ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। कोई भी बिजनेस घाटे के लिए नहीं करता है। प्रॉफिट का मतलब तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा आ ही जाए, साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारी निकल ही जाए, साथ ही साथ कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी हमें मिल जाए। ठीक है, इट इज द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस। अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन पर्पस ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, so that the businessman should take all efforts to increase the profit by increasing sales volume or reducing cost of productions। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन इसलिए बिजनेस नहीं करता कि उसे घाटा हो, इसलिए करता ताकि प्रॉफिट हो। प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, चीज़ों को प्रोड्यूस करने में या गुड्स एंड सर्विसेज बेचने खरीदने में जो भी उनकी लागत जा रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है, उसमें कुछ मार्जिन लेवल ऐड करके प्राइस जो आए वो उसको बोलते हैं। ठीक है, सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सबसे बड़ी बात, बिजनेस में रिस्क भी है, आपको कुछ नहीं पता है कि क्या हो सकता है। सिर्फ एक अजम्पशन पे बेस्ड हो के आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कि हम मान लेते हैं कि फ्यूचर में इतने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, आपने उतने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर लिया, हो सकता है कि डिमांड घट जाए, तो अजम्पशन बेस्ड होता है बिजनेस। ठीक है, उसमें रिस्क भी होता है। रिस्क होता है क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं। सिर्फ एक अजम्पशन, एक फोरकास्टिंग के बेसिस पे हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या चीज़ें कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। फिर हम प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, बहुत सारे हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के, तब तो जाके बिजनेस होता है। तो नो बिजनेस कैन प्रेडिक्ट हिज फ्यूचर प्रॉफिट एज इट इज अनसर्टन। कोई भी बिजनेसमैन अपना फ्यूचर प्रॉफिट पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि मेरे को इतना हो जाना है, इतना प्रॉफिट मैं अर्न कर लूँ। लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस प्रॉफिट ही अर्न कराता हो। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे लॉस भी हो जाता है लोगों को। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो घाटे के लिए बिजनेस कर रहे थे, नहीं, हर कोई बिजनेस करता ही प्रॉफिट के लिए। बट इतनी अनसर्टेनिटी है बिजनेस लाइन में, इतना रिस्क है कि किसी को पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या चीज़ जो आज डिमांड में है, जिसको आप डिमांड में देख के प्रोडक्शन कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, वो चीज़ें कल आगे आने वाले समय में बिल्कुल आउट ऑफ डिमांड हो गई है कि लोगों को नहीं ज़रूरत है। तो क्या कैसे कर सकते हैं? इतनी अनसर्टेनिटी है चीज़ों को लेके कि आपको नहीं पता कि आप फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिट करेंगे भी अर्न कि नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। तो बिजनेस इज़ वेरी अनसर्टेन कि रिटर्न को लेके आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हमें इतना तो प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबल ऑफ लॉस बीइंग इनकर्ड। जैसे कि बताया कि लोगों को घाटा भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए बोलते हैं हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। इसलिए बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा रिस्क लेने से। रिस्क लेने से लॉस भी होता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द बोथ गुड एंड बैड। ठीक है, आप रिस्क ले रहे हो तो शायद आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन हो सकता है ज़्यादा रिस्क लेने से आपका घाटा भी हो जाए। तो इसलिए बोलते हैं कि दोनों चीज़ों के लिए बिजनेस में आपको रेडी होना पड़ता है। ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि लॉस भी इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, इज द पार्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, सातवां है एलिमेंट ऑफ रिस्क। जैसे कि बताया कि एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक चेंज इन फैशन। ठीक है, वही जैसे कि आज आपने सोचा कि हमें ठंडी के कपड़े निकालने हैं, आज का जो फैशन है उस बेस पे आपने ठंडी के कपड़े प्लान कर दिए। सीजन आते आते लोगों का फैशन सेंस बदल गया। ठीक है, फैशन बिल्कुल से बदल जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ बदलने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगती है, बदल गया। आपने प्रोडक्शन उस बेसिस पे कर लिया कि फ्यूचर में ये फैशन में हो सकता है, बट वो आउट ऑफ फैशन हो गया। अब तो रिस्क है ना कि आपको नहीं पता है कि कब कैसा फैशन रहे, कैसा चला जाए, कितने दिन के लिए कोई फैशन आता है, कोई नहीं जानता है। ठीक है, कभी कभी कोई किसी तरह का फैशन लंबा चल जाता है, तो कभी कभी किसी तरह का फैशन बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए ही रहता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, जैसे कि निटेड टॉप वगैरह चाहिए
या वुलन टॉप। जैसे फैशन बदलता है तो टेक्नोलॉजी बेसिस भी बदलती है। आज हम किसी टेक्नोलॉजी, किसी मशीन के तरीके से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब तक हमारा प्रोडक्ट आया तब तक वो टेक्नोलॉजी आउट ऑफ वो हो चुकी हो, कि नहीं वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो चुकी हो। ऑब्सलीट मतलब पुराने ज़माने की हो चुकी है। अब लोग उसको वैसी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। इंक्रीजिंग कंपटीशन सबसे बड़ी बात है कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। परफेक्ट कंपटीशन होता है हमेशा किसी भी बिजनेस में। तो भाई कंपटीशन दिन पे दिन बहुत बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे बेहतर, आपसे बेटर दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को, और आपसे बढ़िया दाम में प्रोवाइड कर रहे हो, तो कस्टमर तो उनके पास जाएंगे ना जिसके पास उनको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। फायर, आग लग गई तो घाटा तो हो जाएगा। जो भी आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाई है उसका तो आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा ना। थेफ्ट, चोरी हो गया सामान, अभी ऐसे रिस्क से आप नहीं बच सकते ना कि चोरी हो गया तो क्या करोगे। अब चोरी हो जाएगा तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना, ये भी तो एक तरीके का रिस्क है। एक्सीडेंट, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो नॉन इग्नोरेबल है, आप नहीं इग्नोर कर सकते, नॉन अवॉइडेबल है, आप नहीं अवॉइड कर सकते हो। थेफ्ट एंड फायर यू कैन बी, लाइक इंश्योरेंस लेके आप थेफ्ट एंड फायर तो कहीं ना कहीं तक वहाँ वो लॉस तो आप इंडेमनीफाई भी कर सकते हो, बट नेचुरल कैलेमिटीज से हुए लॉस को आप इंडेमनीफाई भी नहीं कर सकते। इंश्योरेंस में भी एक लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये रही आज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं बाकी आगे का फर्दर चैप्टर जो कि होगा, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस है, बाकी जो भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।